आधी रात के करीब शहर से कुछ दूर बने बड़े से शमशान के दरवाजे पर एक चमकती हुई कार आकर रुकी और कार से उतरा एक जवान लड़का जिसने अपने हुडी वाले जैकेट से अपने चेहरे को छिपा रखा था और वो चारों तरफ देखता हुआ शमशान की तरफ अपने कदम बढ़ाने लगा। शायद उसे रात के इस वक्त शमशान की मनहूसियत से डर लग रहा था। अजीब अजीब सी आवाजें चारों तरफ गूंज रही थी और दिन में हरे भरे दिखने वाले पेड़ पौधे भी डरावने लग रहे थे। लेकिन उस बीच में वो बड़ी हिम्मत करके आगे बढ़ता जा रहा था। जैसे ही वो शमशान के बीच पहुंचा, चारों तरफ जल रही चिताओं के बीच में उसने एक तांत्रिक को बैठा देखा जो मानव की खोपड़ी में बड़े ही आराम से कुछ खा रहा था। ये देखकर वो लड़का एक बार के लिए तो रुक गया, लेकिन उसने अपना हुड नीचे किया और उसकी शक्ल सामने आई। यह लड़का शहर के जाने माने बिजनेसमैन सेठ राघव का छोटा बेटा विक्रम था। लेकिन भला एक बिजनेसमैन के बेटे को ऐसी जगह आने की क्या जरूरत पड़ी? विक्रम हाथ जोड़कर उस तांत्रिक के पास बैठ गया और तांत्रिक ने बिना विक्रम की तरफ देखते हुए ही कहा, आ गया तू? मुझे पता था तू जरूर आएगा। मैंने जो सामान मंगवाया था वो ले आया? हाँ महाराज, मैं ले आया हूँ। और तांत्रिक को देता हुआ बोला, इसमें घर के सभी सदस्यों के बाल हैं। वह तांत्रिक विक्रम के हाथ से वो पोटली लेता हुआ बोला, आखिर तू ये सब क्यों करना चाहता है? देख, इसमें खतरा बहुत है, अभी भी संभल जा। आप शायद जानते नहीं मैं कौन हूँ। मैं नहीं चाहता मेरी करोड़ों की प्रॉपर्टी के हिस्से हो। मैं सबसे ज्यादा मेहनत करता हूँ बिजनेस को बढ़ाने के लिए। मेरे दोनों भाई तो अपने परिवार के साथ मौज मस्ती में ही लगे रहते हैं, तो भला मैं क्यों कोई भी हिस्सा दूं? हाँ, पूरी प्रॉपर्टी का इकलौता वारिस मुझे ही बनना है। आप तो बस कुछ भी करके ऐसा कर दीजिए कि मेरे दोनों भाई खुद ब खुद मेरे रास्ते से हट जाए और सारी प्रॉपर्टी मेरी हो जाए। विक्रम की बात सुनकर तांत्रिक की आंखें चमकने लगी। उसकी आंखों में लालच साफ साफ दिख रहा था। तांत्रिक मुस्कुराता हुआ बोला, ठीक है, तेरा काम हो जाएगा। फिर तांत्रिक उठकर एक चिता के पास गया और उसके धड़कते हुए आग में उस पोटली को फेंकता हुआ जोर जोर से कोई मंत्र पढ़ने लगा। थोड़ी देर बाद वहां काले काले बादल छा गए और जोर से बारिश शुरू हो गई। जो चिताएं जल रही थी वो सब बुझ गई और आधे अधूरे जले लाश की बदबू फैल गई। विक्रम घबराहट से बोला, महाराज, ये क्या हुआ? जा, तेरा काम हो गया है, अब तू घर चला जा। तेरे साथ ही मेरा गुलाम जाएगा और तेरा काम करेगा। जा। विक्रम बिना कुछ बोले चुपचाप उठा और उल्टे पैर वहां से लौट गया। लेकिन वो अकेला नहीं जा रहा था। उसके पीछे पीछे एक बड़ा भयानक सा काला साया चल रहा था जिसे विक्रम उस वक्त नहीं देख पा रहा था। उन दोनों के वहां से निकलते ही तांत्रिक जोर जोर से हंसने लगा। विक्रम वापस घर आकर चुपचाप अपने कमरे में जाकर सो गया। तभी थोड़ी देर बाद उसकी बड़ी भाभी की चीख की आवाज सुनाई दी और घर में सब उठ गए और चारों तरफ लाइट जलने से रोशनी हो गई। सब भागकर बड़ी भाभी के कमरे की तरफ आए तो देखा कि बड़ी भाभी खून से लथपथ जमीन पर पड़ी तड़प रही है। यह देखकर विक्रम पहले तो घबरा गया, लेकिन बाद में समझ गया कि क्या हुआ है। वो ऊपर से दिखावा करते हुए बोला, ये क्या हो गया भाभी को? और इससे पहले कि उसकी भाभी कुछ बोलती, उसने अपना दम तोड़ दिया। किसी को समझ नहीं आया कि अचानक से क्या हुआ और बड़ी भाभी की मौत एक रहस्यमयी घटना बनकर रह गई। घर में सब शोक में डूबे हुए थे। बड़ी भाभी की मौत को अभी कुछ ही दिन हुए थे कि एक दिन विक्रम के पिता सेठ राघव रात के खाने के बाद बाहर बगीचे में टहल रहे थे। तब उन्होंने देखा कि विक्रम दबे पांव बगीचे के पीछे जाकर मिट्टी खोद रहा है। सेठ राघव हैरान रह गए। विक्रम, ये तू क्या कर रहा है? लेकिन विक्रम ने एक बार उनकी तरफ पलटकर देखा और फिर से मिट्टी खोदने लगा। सेठ राघव ने एक दो बार आवाज लगाई, लेकिन जब विक्रम ने जवाब नहीं दिया तो उसके सामने जाकर उन्होंने हैरानी से पूछा, विक्रम, तू यहाँ क्या कर रहा है और ये गड्ढा क्यों खोदा है तूने? और विक्रम पलटकर उनकी आंखों में देखकर बड़ी भारी आवाज में बोला, ताकि आपको यहाँ दफना सकूं। यह सुनकर सेठ राघव घबराकर बोले, क्या? ये क्या बकवास कर रहा है तू? लेकिन विक्रम के चेहरे पर कोई भाव नहीं आया।
और उनके देखते ही देखते विक्रम की आंखें लाल होकर दहकने लगी और विक्रम ने सेठ राघव का गला पकड़ा और उन्हें अपनी तरफ खींच लिया। विक्रम के दांत उनके गर्दन पर गड़े हुए थे और सेठ राघव तड़प तड़प कर वहीं निठाल हो गए। विक्रम के वेश में पिशाच ने उन्हें उठाया और खोदे हुए मिट्टी के गड्ढे में डालकर ऊपर से मिट्टी दबा दिया और अपने होठों पर लगे खून को पोंछता हुआ बोला, आज के लिए तो मेरा पेट भर गया। तांत्रिक को यह सूचना देनी होगी। अगली सुबह से ही सेठ राघव की खोज शुरू हो चुकी थी, लेकिन उनका कोई अता पता नहीं था। किसी को समझ में नहीं आ रहा था कि उनके घर में क्या हो रहा है। विक्रम की मां रोती हुई बोली, जाने किसकी नजर लग गई है मेरे घर को। पहले बहू मारी गई और अब इनका कोई पता नहीं है। हे ईश्वर, ये क्या कर रहा है तू? तभी विक्रम का 8 साल का भतीजा किट्टू, जो बाहर बगीचे में खेल रहा था, वो चिल्लाते हुए अंदर आया और बोला, दादाजी जमीन में गड़े हुए हैं। यह सुनकर सब हैरान रह गए। विक्रम के साथ साथ उसके दोनों भाई, मंजली भाभी, माँ, सब भागते हुए बगीचे की तरफ गए तो देखा सेठ राघव का हाथ मिट्टी से बाहर निकला हुआ था और उनके हाथ में पहने कड़े इस बात का सबूत है कि ये सेठ राघव थे। उनके बेटों ने जल्दी जल्दी मिट्टी हटाई तो वाकई में वो सेठ राघव ही थे। अचानक ही रोना पीटना एक बार फिर शुरू हो गया और राघव की पत्नी वहीं बेहोश होकर गिर गई। जाहिर सी बात थी, ये हत्या थी और इसकी खबर जल्द से जल्द पुलिस को दी गई। पुलिस की छानबीन के बाद राघव का अंतिम संस्कार किया गया और अंतिम संस्कार से लौटकर आने के बाद विक्रम जैसे ही अपने कमरे में आया, उसने देखा उसका पूरा कमरा अंधेरे में डूबा हुआ था। विक्रम ने लाइट जलाने की कोशिश की, लेकिन लाइट नहीं जली। उसके कमरे में ऐसा लग रहा था कि काले बादलों का बवंडर उठा हुआ है। विक्रम जैसे ही कमरे में आया, उसके कानों में चुभती हुई सी आवाज आई, अब तो तू खुश है। एक एक करके तेरे रास्ते के सारे कांटे हटते जा रहे हैं। अब जाकर तांत्रिक से किया वादा अपना पूरा कर। तांत्रिक को उसकी रकम दे आ। मैंने ऐसा नहीं कहा था कि मेरे पिता को मार डालो। मैं केवल अपने भाइयों को अपने रास्ते से हटाना चाहता था, वो भी किसी और तरीके से, ना कि जान लेकर, ताकि ये सारी संपत्ति मेरे नाम हो सके, ना कि मेरे भाभी या मेरे पिता को मारकर। नहीं, बंद करो ये सब। मुझे नहीं चाहिए अब तांत्रिक की कोई मदद। तुम वापस चले जाओ। ये सुनते ही वो गुस्से में आग बबूला हो उठा और विक्रम के सामने एक बड़ा भयानक सा साया उभर कर आया। उसने अपने हाथ से विक्रम के गर्दन को पकड़ लिया। विक्रम उससे बचने के लिए छटपटाने लगा और वो गुर्राते हुए बोला, तूने क्या ये बच्चों का खेल समझ रखा है कि तेरे बुलाने से मैं आऊंगा और तेरे कहने से चला जाऊंगा? अब तो जब तक मैं अपना काम नहीं करूंगा, मैं यहाँ से नहीं जाऊंगा। अब तू देख। इतना कहकर उसने विक्रम को उठाकर दीवार पर ले जाकर पटक दिया और वो कमरा बिल्कुल सामान्य हो गया। विक्रम खांसता हुआ अपने गर्दन को पकड़े किसी तरह उठकर खड़ा हुआ और घबराकर बोला, ये मैंने क्या कर दिया? अब मैं क्या करूं? क्या मैं उस तांत्रिक की मदद लूं? तभी किट्टू दर्द से चीखने चिल्लाने लगा, कोई मुझे बचाओ! ये सुनकर विक्रम जल्दी से अपने कमरे से निकलकर बाहर आया और हॉल में आकर उसने देखा उसका भतीजा हवा में कहीं फुट ऊपर लटक रहा है और वो भयानक काला साया उसे जोर जोर से घुमा रहा है। विक्रम चिल्लाता हुआ बोला, बस करो, उसे कुछ मत करना, उसे नीचे उतारो। यह सब देख सुनकर विक्रम की माँ चिल्लाते हुए बोली, आखिर हो क्या रहा है मेरे घर में? ये सब क्या चल रहा है? कौन है जो मेरे परिवार के पीछे पड़ा हुआ है? और उनके इतना कहते ही जोर जोर से हंसता हुआ पिशाच बोला, ये तो तू अपने बेटे से पूछ। तेरा यह बेटा मुझे यहाँ लेकर आया है ताकि मैं तुम सबको मार दूं और ये सारी जायदाद का मालिक अकेला बन जाए। यह सुनकर विक्रम की माँ, भाई, भाभी सब नफरत से उसे देखने लगे और उसकी माँ ने उसके गाल पर एक जोरदार थप्पड़ मारते हुए कहा, तुझे शर्म नहीं आई? पैसों और जायदाद की लालच में तू अपने परिवार को खत्म करने चला था? अरे बोल देता एक बार, तेरे मन में क्या है? तभी उसका भतीजा चिल्लाया, चाचा मुझे बचाओ, मुझे बहुत दर्द हो रहा है।
यह सुनकर विक्रम बिना कुछ बोले बिना पल वहां रुके वहां से बाहर भागा और गाड़ी लेकर सीधा शमशान की तरफ चल पड़ा। शमशान के बाहर जाकर विक्रम रुका और भागता हुआ तांत्रिक की तरफ गया। तांत्रिक अभी भी जलती चिता के सामने बैठा कुछ कर रहा था और विक्रम को देखकर बोला, तू आ गया, अब तो खुश है? ला ला मेरे पैसे निकाल। रोको ये सब, तुमने मेरी बात का गलत मतलब निकाला है। मैं केवल अपने भाइयों को अपने रास्ते से हटाना चाहता था, लेकिन मारना किसी को नहीं चाहता था। मैं चाहता था कि बस कुछ ऐसा हो जाए कि मेरे पिता सारी चीजें मेरे नाम कर दे, लेकिन तुम तो मेरे पूरे खानदान को ही मारने लगे। मुझे नहीं चाहिए कुछ, तुम्हें जो चाहिए ले लो, लेकिन उसे वापस बुलाओ। ये कोई बच्चों का खेल नहीं है लड़के। उस पिशाच को मैंने तेरे पूरे खानदान के बाल से बनाया है और जब तक वो तेरे पूरे खानदान को खत्म नहीं कर देता वो लौट कर नहीं आएगा। लेकिन हाँ, अगर तुझे उसे रोकना है तो उसका एक ही उपाय है। सबसे पहले तुझे मरना होगा, क्योंकि तेरे ही साथ उसने उस घर में कदम रखा है। तो जब तक तू जिंदा है वो वहां से कहीं नहीं जाएगा। मैं जानता हूं तेरे जैसा लालची इंसान अपनी जान तो कभी नहीं देगा, तो बेहतर है सबको मर जाने दे और फिर सारी जायदाद हम दोनों आपस में बांट लेंगे। यह सुनकर विक्रम के पैरों तले जमीन खिसक गई। इस तांत्रिक ने उसे बहुत ही धूर्तता के साथ ठगा था। विक्रम को समझ नहीं आ रहा था कि आखिर वो क्या करे कि अपने परिवार को बचा सके, और बिना कुछ बोले वो वहां से भागा और अपने घर वापस लौट आया। घर आते ही उसने देखा उसका भतीजा जमीन पर पड़ा तड़प रहा है और घर के बाकी सदस्यों का कोई अता पता नहीं था। बस घर के हर कोने से चीखने चिल्लाने की आवाज गूंजती। विक्रम अपने भतीजे के पास जाकर बोला, किट्टू, बाकी सब कहाँ है? किट्टू जो बहुत घायल था वो किसी तरह बोला, सबको ले गया, सबको ले गया, वो किसी को नहीं छोड़ेगा, किसी को नहीं छोड़ेगा। चाचू, आप बहुत बुरे हैं। अपने भतीजे के मुंह से यह सुनना विक्रम के लिए बर्दाश्त के बाहर हो गया था, क्योंकि बाकी सबसे उसकी कितनी भी नाराजगी थी, लेकिन अपने भतीजे से उसे बहुत प्यार था। और अब विक्रम ने सोच लिया था कि उसे क्या करना है, और वो खड़ा होकर चिल्लाया, मैं जान गया हूं तू कैसे खत्म होगा और कैसे जाएगा। बस अब बहुत हुआ। इतना कहकर विक्रम गया और किचन से बड़ा सा चाकू उठाकर ले आया और उसे अपनी गर्दन पर रखता हुआ बोला, मैं कहता हूं सबको छोड़कर अभी के अभी यहां आ जाओ, वरना मैं खुद को खत्म कर लूंगा। विक्रम के कहते ही पिशाच उसके सामने आकर खड़ा हो गया और बोला, तू ऐसा नहीं कर सकता, मैं मेरा काम किए बिना नहीं जाऊंगा, तू ऐसा नहीं कर सकता। और विक्रम ने हंसते हुए कहा, तो अब देख। इतना कहकर विक्रम ने चाकू से अपने गले को काट लिया और वहीं जमीन पर पड़ा तड़पने लगा। जैसे जैसे विक्रम की जान निकल रही थी, पिशाच का वो काला साया धुंधला पड़ता जा रहा था और विक्रम की आखिरी सांस के साथ ही वो पिशाच वहां से गायब हो गया। विक्रम की आंखों में अफसोस और दुख साफ साफ दिख रहा था, लेकिन उसके परिवार में जो बचे थे उनको बचाने के लिए उसने अपनी जिंदगी कुर्बान कर दी थी।